Hey, so hello and welcome back everyone to this another beautiful, wonderful video. In today's video, we are going to start the chapter called Dividend. Dividend चैप्टर एक्चुअली इसका नाम का कोई चैप्टर नहीं होता. डिविडेंड कहते हैं चैप्टर का नाम होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट. यह है चैप्टर का नाम एज पर योर कंपनी लॉ का बुक. अब ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट क्यों है, डिविडेंड क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो डिविडेंड है ना दोस्तों, ये प्रॉफिट का एक हिस्सा है जो तुम डिविडेंड देते हो. प्रॉफिट का एक हिस्सा है जो तुम दे देते हो, बांट देते हो. किसके बीच में बांटते हो? शेयर होल्डर्स के बीच में. शेयर होल्डर्स के बीच में. ये शेयर होल्डर, ये शेयर होल्डर, ये शेयर होल्डर, ये शेयर होल्डर, ये शेयर. इसका मतलब डिविडेंड क्या है? डिविडेंड एक सिंपल जरिया है, एक टर्म है जिसके माध्यम से कोई भी कंपनी अपने कंपनी के प्रॉफिट्स को निकाल के डिविडेंड के माध्यम से हमारे शेयर होल्डर्स तक पहुंचा देते हैं. अब तुम पूछोगे सर डिविडेंड दिया क्यों जाता है, प्रॉफिट शेयर होल्डर्स को दिया क्यों जाता है? डिविडेंड देने के बहुत सारे कारण हैं. 2-3 कारण मैं आपको बताऊंगा जो टॉप में बैठा है. पहला कारण यह है टू अट्रैक्ट द इन्वेस्टर्स. क्या बताओ? अट्रैक्ट द इन्वेस्टर्स. आज तुमने किसी कंपनी में शेयर खरीदा, तुम तो चाहोगे ना कि यार मुझको साल में 1-2 बार डिविडेंड मिल जाए, या फिर साल के एंड में एक बार तो डिविडेंड मिल जाए. ठीक है, ये तुम चाहोगे कि नहीं चाहोगे बताओ? ऑब्वियसली चाहोगे, है ना. एक रेगुलर इनकम हो जाएगा यार. साल में ये कंपनी जो ना 2-3 बार डिविडेंड देते हैं, तो ऐसे बहुत सारे कंपनीज है जो साल में 2-3 बार डिविडेंड देते हैं. साल में एक बार भी डिविडेंड दिया जाता है, तो जो साल में एक बार डिविडेंड दिया जाता है ना, उसको कहा जाता है फाइनल डिविडेंड. फाइनल डिविडेंड. और साल में अगर साल के बीच में ही अगर डिविडेंड दिया जाए तो उसको कहा जाता है, तो साल के बीच में पकड़ लो 2 बार डिविडेंड देती है या फिर 3 बार डिविडेंड देती है, उसको कहा जाता है इंटरिम डिविडेंड. इंटरिम डिविडेंड. क्या ये समझ में आ रहा है? इंटरिम डिविडेंड वो होता है साल के बीच में. मतलब क्या? साल कब स्टार्ट होता है? पकड़ लो कोई एनुअल जनरल मीटिंग खत्म हुआ, यहां से दूसरा साल स्टार्ट हो जाता है, और जब एनुअल जनरल मीटिंग होता है यहां पे साल एंड हो जाता है. ठीक है ना. तो 2 एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में अगर 2-3 बार तुम डिविडेंड दे रहे हो तो वो होता है इंटरिम डिविडेंड. साल के बीच में इंटरिम डिविडेंड. अगर ऐसा है कि तुम डिविडेंड दे रहे हो, डिविडेंड क्या दे रहे हो? एजीएम में ही, एट द एंड. ठीक है, एंड में दे रहे हो. ठीक है, एंड में, जिस दिन एजीएम का डेट होता है उस दिन तुम दे रहे हो. साल के बीच में नहीं दे रहे हो, एकदम साल खत्म हो गया उस दिन एजीएम में तुम डिक्लेयर कर दे रहे हो कि डिविडेंड देंगे, तो उसको कहा जाता है फाइनल डिविडेंड. क्या ये समझ में आ रहा है? एक होता है फाइनल डिविडेंड, दूसरा होता है इंटरिम डिविडेंड. सर ये साल के बीच में 2-3 बार डिविडेंड क्यों दिया जाता है? कंपनी के पास प्रॉफिट ज्यादा है दोस्तों, तो कंपनी दे देगा ना अपने शेयर होल्डर को. इससे क्या होता है? इससे पहला चीज अट्रैक्ट करेगा इन्वेस्टर्स, नए नए इन्वेस्टर्स को, वैल्यूएबल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करेगा. तुम भी सोचेगा यार ये कंपनी साल में 3 बार पैसा देता है, तो मैं भी जाऊंगा इस कंपनी में शेयर खरीदूंगा. तो क्या करता है? अट्रैक्ट करता है इन्वेस्टर्स को. क्या करता है बताओ? अट्रैक्ट करता है इन्वेस्टर. सबसे बड़ा रीजन है डिविडेंड देने का. दूसरा रीजन तो ये है कि भैया ये जो प्रॉफिट है ये किसका है? कंपनी में जो प्रॉफिट हो रहा है ये किसका है? प्रॉफिट हमारे इन्वेस्टर्स का ही है. इन्वेस्टर्स का ही है. अच्छा पकड़ लो कल तुमको सैलरी मिला 20,000 रुपीज. 20,000 रुपीज तुमको सैलरी मिला. तुम क्या करोगे? 5,000 किसी एक काम में लगाओगे, पकड़ लो घर के काम में, होम. और 5,000 तुम लगाओगे तुम्हारे ट्रैवलिंग में, और 5,000 तुम लगाओगे तुम्हारे फूड में, फूड एंड नेसेसिटीज जो भी तुमको चाहिए होता है वो. और बच जाएगा तुम्हारा 5,000. 5,000 तुम बच जाएगा ना, तो तुम क्या करोगे? इस 5,000 को लेकर, 5,000 को लेकर तुम क्या करोगे? शायद तुम्हारे पास एक्स्ट्रा 5,000 बच गया. 5,000 में से तुम क्या करोगे? 3,000 रख दोगे सेविंग्स के लिए, और 2,000 बच जाएगा. फिर पूरा एंड में 2,000 बच रहा है. इसमें से 1,000 फादर को, 1,000 मम्मी को दे दोगे ना. कहोगे मम्मी
इसके इसके साथ तुम जो है छोले भटूरे खा लेना, ठीक है, फादर को दे दोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। समझ में आ रहा है? क्यों डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो? ताकि तुम बता पाओ कि हम अच्छे बंदे हैं, हम अच्छे लड़के हैं, हम आपका परवरिश जो है वो अच्छा था, हम वी आर गुड सन। तो यही कंपनी भी कह रहा है इन्वेस्टर को, वी आर गुड कंपनी, हम लोग पैसा तुमको वापस कर रहे हैं। इसका मतलब ये कि कंपनी जितना भी तुम कमा रहे हो क्या पूरा का पूरा दे रहे हो क्या मम्मी पापा को? नहीं, क्योंकि तुमको तो खर्चा भी करना है। कंपनी वैसे ही करता है, पूरा खर्चा उर्चा करने के बाद थोड़ा बहुत जो बच जाता है एक्सेस में प्रॉफिट, वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, सो दैट मम्मी पापा खुश रहे घर पे। इसलिए तुम डिस्ट्रीब्यूट करते हो और कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करता है इसलिए, सो दैट बताओ इन्वेस्टर्स खुश रहे। क्या ये समझ में आ रहा है? क्या ये समझ में आ रहा है? याद रखना, जब भी मैं डिविडेंड का चैप्टर तुमको समझा रहा हूं तो तुम्हारे दिमाग में आ सकता है कि डिविडेंड कहां से हम लोग दे। चिल्ला चिल्ला के मैंने बोल रखा है डिविडेंड हमेशा प्रॉफिट में से जाएगा, प्रॉफिट में से जाएगा और कहीं से भी ना नहीं जा सकता। डिविडेंड कहां से जाएगा बताओ? प्रॉफिट में से जाएगा। 100% डिविडेंड जो है तुम्हारा प्रॉफिट में से ही जाएगा, ठीक है। अच्छा सुनो, और एक चीज, प्रॉफिट तुम्हारा करंट ईयर का हो सकता है, करंट ईयर का प्रॉफिट ईयर का हो सकता है, प्रॉफिट तुम्हारा प्रीवियस ईयर का भी हो सकता है, प्रीवियस ईयर का भी हो सकता है। प्रीवियस ईयर का मतलब इस साल पकड़ लो तुमको सैलरी मिला इस महीने 20,000 रुपए, ठीक है। तुम हो चुके थे हॉस्पिटलाइज्ड, तो तुम्हारा जो एक्स्ट्रा 5,000 रुपये बच गया था ना, जहां से तुम 3,000 सेव करते थे और 2,000 मम्मी पापा को देते थे, ये पूरा का पूरा अमाउंट लग गया तुम्हारा हॉस्पिटल के खर्चे में। तुम्हारे पास अब मनी नहीं है, तो तुम अपने पॉकेट में झांक कर देखोगे, यार पिछले साल जो है ना मैंने कहीं ना कहीं से मैंने 3,000 सेव कर रखा है, प्रीवियस महीने से, प्रीवियस महीने में मैंने 3,000 सेव करके रखा है। तो मेरे को वो गुड बॉय वाला, गुड गर्ल वाला टैग जो है मेरे को हटाना नहीं है, मम्मी पापा को हमेशा खुश रखना है। तो मम्मी पापा को फिर से तुम 1,500 रुपये दे दोगे। कहाँ से दिए? इस महीने तो पैसा ही नहीं है तुम्हारे पास। सर प्रीवियस महीने में पैसा हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा रख दिए थे, वहां से दिए। कंपनी भी वैसा ही करता है। करंट ईयर में कोई प्रॉफिट नहीं हुआ अच्छा खासा, प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट से निकाल कर तुम दे सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ जी। अच्छा, अब ये जो प्रॉफिट से निकाल निकाल के देना होता है ना, हमेशा एक वर्ड यूज करना जो तुमको मैंडेटरी एग्जामिनेशन में भी याद रखना होता है, बाकी तुम भूल जाओ। करंट ईयर प्रॉफिट, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, इतना याद कर पाओगे? आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, बस ये तुमको याद रखना होगा। आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, ये तुमको याद रखना होगा। तुम्हारे कंपनी में एवरी ईयर डेप्रिशिएट हो रहे हैं कि नहीं तुम्हारे एसेट्स वगैरह, तो वो डेप्रिसिएशन तुम कैलकुलेट करते नहीं हो अकाउंट्स में। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के बाद वहां पे जितना भी डेप्रिशिएट हो रहा है उसका पैसा कट करके उसके बाद जो पैसा बचेगा वहां से तुम डिक्लेयर करो डिविडेंड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो सर हम लोग करंट ईयर प्रॉफिट या प्रीवियस ईयर प्रॉफिट से दे सकते हैं? आंसर है यस, दोनों को मिला के भी दे सकते हो। करंट ईयर प्रॉफिट से थोड़ा, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट से भी थोड़ा, गवर्नमेंट से भी मांग सकते हो। अब तुम्हारे दिमाग में चलेगा, पहला हो गया ये फर्स्ट, सेकंड, तीसरा है थर्ड, बहुत ही अटपटा है। देखो गवर्नमेंट देगा तुमको, गवर्नमेंट देगा तुमको। अब तुम बताओगे सर गवर्नमेंट मेरा ससुराल थोड़ी ना है कि गवर्नमेंट मेरे को पैसा देगा, मैं अपने कंपनी के इन्वेस्टर्स को पैसा दूंगा। भैया गवर्नमेंट का स्टेक है तुम्हारे कंपनी के ऊपर, गवर्नमेंट का स्टेक है तुम्हारे कंपनी के ऊपर। तुम्हारा कंपनी है सैम लिमिटेड, ठीक है। तुम क्या करते हो? सोलर पैनल्स बनाते हो, और गवर्नमेंट जो है आजकल इसी चीज के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करे, गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट कर रखा है तुम्हारे ऊपर। तो गवर्नमेंट भी तो चाहेगा ना कि गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट जिस कंपनी में है उस कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है वो हमेशा खुश रहे। तो गवर्नमेंट क्या करते हैं? गवर्नमेंट गारंटी दे देते हैं। क्या गारंटी दे देते कि भैया टेंशन मत ले, डिविडेंड अगर कंपनी से ना हो पाए तो गवर्नमेंट देगा, फंड करेगा, गवर्नमेंट फंड करेगा डिविडेंड। क्या बताओ? गवर्नमेंट फंड करेगा। मनी प्रोवाइडेड बाई, याद रखना ये जो गवर्नमेंट है ये सेंट्रल भी होगा, ये स्टेट भी हो सकता है, ठीक है। क्या है समझ में आ रहा है? और किस माध्यम से? गारंटी, क्योंकि उसने गारंटी दिया था कि हाँ देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। क्यों गारंटी दे रहा है? क्योंकि उसका खुद का स्टेक है उस कंपनी के ऊपर। समझ में आ रहा है?
हाँ, तार को जोड़ पा रहे हो? एक एक तार जुड़ता हुआ दिख रहा है तुमको? हाँ, ठीक है, ओके। अब अब क्या पढ़ा हूँ पूरा तो तुमको समझा ही दिया है, डिविडेंड का चैप्टर भी खत्म कर दिया यहीं पे। एक दो कंपनीज है जो डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते, ठीक है, वो आगे जाके देखेंगे, एकदम चैप्टर के यहाँ से जो जैसे जैसे पढ़ेंगे वहां से देखे, उसी प्रकार से हम लोग देखने वाले हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपको करवा देता हूँ, एक सेकेंड। ये भैया हमने बना रखा है तुम्हारे सुविधा के लिए, ठीक है। यहाँ से करेंगे सबसे पहले। एग्जामिनेशन में इसका 100% चांस है आने का 100% चांस रहेगा, 100% चांस है इसमें से आने का, ठीक है। अच्छा, समझना है इसको बहुत अच्छे से। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, ये है प्रोसेस ऑफ डिविडेंड डिक्लेरेशन। प्रोसेस ऑफ डिविडेंड डिक्लेरेशन क्या बताओ, फिर से बता दो। प्रोसेस ऑफ डिविडेंड डिक्लेरेशन। कॉफी पी लो, एक सेकेंड। प्रोसेस ऑफ डिविडेंड डिक्लेरेशन, इसमें हम लोग क्या देखेंगे? इसमें हम लोग देखेंगे कि भैया डिविडेंड डिक्लेरेशन करने के लिए क्या चाहिए होता है, पहले पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखेंगे। और यहां पर सब कुछ मेंशन्ड है। देखो, समझो एक चीज। पहला है स्टेप। ये स्टेप का मतलब होता है कि कौन सा पहला हम लोग पड़ाव पे जाए, सो दैट हम लोग डिक्लेयर कर पाए डिविडेंड, ठीक है, एवरी स्टेप। और उस स्टेप में क्या एक्शन होता है वो हम लोग यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि उस स्टेप में होता क्या है। अंडरस्टूड? एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे। स्टैट्यूटरी टाइमलाइन का मतलब होता है कि कब लिया जाता है ये स्टेप, बिफोर एजीएम, आफ्टर एजीएम, कब, ठीक है। तो ये स्टैट्यूटरी टाइमलाइन हो जाएगा आपका। की सेक्शन है ये, जिसको 100% तुमको करके ही जाना है। लास्ट में आता है पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस, कि अगर किसी भी स्टेप तुम अटक गए, कोई भी स्टेप पे अगर तुम कर नहीं पाए कंप्लीट, तो तुम्हारे ऊपर कितना पेनल्टी लगेगा, ये हम लोगों ने यहाँ पे देखना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, सबसे पहला स्टेप देखो क्या लिखा है, डिटरमाइन। पहला स्टेप देखो फटाफट, डिटरमाइन प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड। पहले सबसे पहले देखो, झांक के देखो कि प्रॉफिट अवेलेबल है कि नहीं। डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर्ड ओनली फ्रॉम प्रॉफिट आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन। आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर व्हाट? डेप्रिसिएशन। मे यूज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, मतलब रिजर्व जो पहले से तुमने एक्यूमुलेट करके रखा, एज पर द रूल्स, नेवर फ्रॉम कैपिटल। कैपिटल से तुम डिविडेंड नहीं देते, इस बात का हमेशा याद रखना, ठीक है। कैपिटल मतलब तुम्हारा, तुमने जो रखा है इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है, तुम्हारा जो कैपिटल है वहां से नहीं। अंडरस्टूड? तुम जो पैसा लेकर आ रहे हो वहां से नहीं, प्रॉफिट से। तुमने जो बिजनेस किया उसके बाद जो तुमको प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट में से तुम डिक्लेयर कर सकते हो। अच्छा, ये कब हम लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग ये डिटरमाइन करते हैं कि डिविडेंड देना है नहीं देना है? एट स्टार्ट ऑफ द बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग में सबसे पहले सेक्शन 123 सबसेक्शन 1, इसमें क्या होता है, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ कैपिटल इज अल्ट्रा वायरस। अच्छा, ये तो तुम्हारा मैंने यहाँ पे बता रखा है कि कैपिटल से नहीं करना है। बाई चांस तुमने कैपिटल से कर लिया तो क्या हो जाएगा, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ कैपिटल इज अल्ट्रा वायरस, एंटायर एक्ट इज वॉइड, डायरेक्टर्स में भी पर्सनली भी लायबल। पूरा जो तुम्हारा एक्ट है ना वो वॉइड हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और सारे डायरेक्टर्स को हम लोग पकड़ लेंगे, ठीक है। अच्छा, ये पहला स्टेप। अब समझो, बोर्ड मीटिंग एंड रिकमेंडेशन। बोर्ड रिव्यू करेगा सारा प्रॉफिट, रिव्यू करेगा, कंसिडर करेगा रिजर्व्स को कि रिजर्व्स है कि नहीं, प्रॉफिट है कि नहीं। वोट होगा ऑन रेट एंड अमाउंट। ऑन रेट एंड अमाउंट मतलब कौन से रेट पे डिविडेंड दिया जाएगा, कौन से रेट पे, 1%, 2%, 3%, कौन से रेट पे डिविडेंड दिया जाएगा, ठीक है। एंड रेकमेंड्स, डिक्लेयर्स डिविडेंड। यहां पे पूरा मतलब फिक्स हो जाता है कि हाँ डिविडेंड इस रेट पे देंगे हम लोग, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा फिक्स किया जाता है। अब समझना, हमेशा डिविडेंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो फिक्स करेगा ही करेगा, वो रेट फिक्स करेगा, लेकिन डिविडेंड देना है कि नहीं वो कंपनी की शेयर होल्डर्स फिक्स करेंगे। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। देखो एक चीज देखो फटाफट, एक देखो, सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले सर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने प्रॉफिट्स पे झांक कर देखेंगे कि प्रॉफिट्स है कि नहीं, प्रॉफिट्स एंड रिजर्व। देख लिया, देखा कि हाँ अच्छा खासा है, फिर डिविडेंड का रेट फिक्स करेंगे, रेट फिक्स करेंगे बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दोपहर पे किसी के घर पे जाके तो फिक्स नहीं करेगा,
बोर्ड मीटिंग पे फिक्स करेगा, एट बोर्ड मीटिंग पे फिक्स किया। कोई भी रेट हो सकता है, 1%, 2%, 3%, कोई भी रेट हो सकता है ना, जो भी रेट फिक्स किया, ठीक है। इसको अभी तुमको जनरल मीटिंग पे लेकर जाना है और वहां पे शेयर होल्डर से अप्रूवल लेना है। शेयर होल्डर्स बताएगा कि कंपनी डिविडेंड देगा कि नहीं देगा, क्योंकि शेयर होल्डर्स माई बाप होता है, मालिक होता है, ठीक है। अब याद रखना कि शेयर होल्डर्स जो है ना, ये कभी भी डिविडेंड के रेट को इंक्रीज नहीं कर सकता, क्योंकि शेयर होल्डर्स तो अपने बेनिफिट के लिए कहेंगे कि और दो, 10% डिविडेंड दो, है ना। शेयर होल्डर्स तो कहेंगे, शेयर होल्डर शैतान हो सकता है, लेकिन डायरेक्टर्स तो उनके दिमाग में रहेगा ना कि कंपनी के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो डायरेक्टर्स जो रेट उन्होंने फिक्स किया उसके नीचे वो डिक्रीज जरूर कर सकते हैं। शेयर होल्डर्स जो है वो रेट डिक्रीज कर सकते, लेकिन इंक्रीज कभी नहीं कर सकते। ये कहां पे होगा? जनरल मीटिंग पे होगा। क्या ये समझ में आ रहा है? फटाफट आ जाओ इधर पे। देखो, अब देखो क्या हो रहा है। बोर्ड मीटिंग, बिफोर एजीएम और डिक्लेरेशन। अच्छा, बिफोर एजीएम और डिक्लेरेशन ये हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम लोग हमेशा, अपने को पता है सर, एक होता है इंटीरियम डिविडेंड, दूसरा होता है फाइनल डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड हमेशा एजीएम में ही डिक्लेयर किया जाता है। उससे पहले तुमको क्या करना होगा? उससे बिफोर क्या करना होगा? तुमको रेट फिक्स करना होगा, रेट को फिक्स करना होगा बोर्ड मीटिंग करके। इसलिए यहां पे बिफोर एजीएम लिखा है। और डिक्लेरेशन मतलब कि साल के बीच में कभी भी डिक्लेरेशन हो सकता है डिविडेंड देने का, वो है इंटरियम डिविडेंड, वो होता है इंटरियम डिविडेंड। और फाइनल डिविडेंड क्या बताओ? साल के खत्म होने के टाइम पे, ठीक है, एजीएम में डिक्लेयर होता है। उसका डिसीजन तुम्हारा एजीएम से पहले बोर्ड मीटिंग पे डायरेक्टर्स लेंगे और एजीएम में डिक्लेयर कर देंगे। और नॉर्मल डिक्लेरेशन जो है इंटरिम डिविडेंड का साल में किसी भी टाइम पे हो सकता है। इसलिए यहां पर दो चीज है, बिफोर एजीएम और डिक्लेरेशन, ठीक है। ये समझ में आ रहा है? सेक्शन 123। अब देखो, इफ recommendations आर बेस्ड ऑन फॉल्स फ्रॉड्यूलेंट अकाउंटिंग। अगर तुमने डायरेक्टर्स ने, देखो डायरेक्टर्स भी फ्रॉड कर सकते हैं। डायरेक्टर्स ऐसे कर सकते हैं ना कि डायरेक्टर्स का खुद का भी तो शेयर होल्डिंग होगा। मुकेश अंबानी का शेयर होल्डिंग नहीं है क्या? वो तो खुद डायरेक्टर होके बैठे हैं ना, उसका तो सबसे ज्यादा शेयर होल्डिंग होगा उसकी कंपनी में। अब बात ये है कि ये जो शेयर होल्डिंग होल्ड कर रहा है बंदा, ठीक है, वो तो कह सकता है कि भैया मेरे को पैसा ज्यादा चाहिए, तो हम लोग एक काम करते हैं। डायरेक्टर्स खुद कह रहे हैं, डायरेक्टर्स क्या कह रहे हैं? डायरेक्टर्स खुद कह रहे हैं कि मेरे को ज्यादा चाहिए पैसा, हम लोग 10% का डिविडेंड लेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो कंपनी के लिए अच्छा है कि खराब है, ये कैसे पता चलेगा? ये अपने कंपनी के अकाउंट्स को देखकर पता चलेगा कि कंपनी एलिजिबल है कि नहीं इतना ज्यादा डिविडेंड देने के लिए, ठीक है। तो डायरेक्टर्स क्या करते हैं कि अकाउंट्स का गड़बड़ी करवा देते हैं अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से। समझ में आ रहा है? और फ्रॉड्यूलेंटली ज्यादा डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया जाता है, सो दैट डायरेक्टर्स खुद बेनिफिट कर पाए, क्योंकि सबसे ज्यादा उनका ही शेयर होल्डिंग होता है। तो इफ recommendations आर बेस्ड ऑन फॉल्स एंड फ्रॉड्यूलेंट अकाउंटिंग प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 447, ये है फ्रॉड का प्रोविजन। फ्रॉड जो है ठप्पा लग जाएगा, याद रखना, कंपनी के ऊपर, कंपनी के सारे मेंबर्स के ऊपर, मतलब जो पोस्ट होल्ड करके बैठे हैं, जो रेलेवेंट डायरेक्टर्स है, जो एलिजिबल है, जो रेलेवेंट तुम्हारे मेंबर्स है जो काम कर रहे हैं वहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है, कंपनी सेक्रेटरी हो सकता है, वहाँ पे सीईओ हो सकता है, सीएफओ हो सकता है, सबको पकड़ेंगे। क्या ये समझ में आ रहा है? समझ में आ चुका है? यहां तक क्लियर हो चुका है। उसके बाद देखो, फिक्स रिकॉर्ड डेट बुक क्लोजर। ये क्या होता है? फिक्स रिकॉर्ड डेट बुक क्लोजर ये क्या होता है? देखो सुनो, देखो, डिविडेंड पकड़ ले, तुमको एक एग्जांपल समझाता हूं। पकड़ लो, जनवरी को मैंने ऐसा अनाउंसमेंट दे दिया कि डिविडेंड डिक्लेयर होगा, डिविडेंड डिक्लेयर होगा, ठीक है। जनवरी को हम लोगों ने डिसाइड किया कि डिविडेंड डिक्लेयर होगा। और डिविडेंड कब डिक्लेयर होगा? बोला कि फेब को होगा, फेब को डिविडेंड दिया जाएगा। तो जैसे सब लोगों ने सुना ये कि डिविडेंड देने वाला है कंपनी, सब लोग शेयर खरीदने लग जाएंगे इस कंपनी का, सब लोग शेयर खरीदने लग जाएंगे, सो दैट फरवरी में उसको इनकम मिल जाए, है ना। तो कंपनी तो इतना बुर्बक है नहीं, कंपनी क्या करेगा? डिक्लेयर करने से पहले अपना बुक को क्लोज कर देगा। कोई भी शेयर होल्डर नहीं बन सकता, मतलब बन सकता है लेकिन उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा।
तो एक डेट तक वो लोग ना बुक क्लोज कर देते, बोले कि हम लोग जनवरी 10 तारीख तक, ये डिक्लेयर करने से पहले होता है, बुक क्लोजर कर लेंगे। ठीक है, बुक को क्लोज करके रख दिया, मतलब रजिस्ट्रार को क्लोज करके रख दिया। कौन सा रजिस्टर सर? कौन सा बुक? मेंबर्स का नाम लिखने का बुक्स, क्योंकि एक बार नाम तुम्हारा लिख गया रजिस्टर में, अगर तुम्हारा मेंबर के जो रजिस्टर है, रजिस्टर ऑफ मेंबर जो होता है, उसमें अगर तुम्हारा नाम लिखाई हो गया तो फिर तो खत्म, तुमको तो देना ही होगा डिविडेंड, कंपनी को देना होगा डिविडेंड तुमको, है ना। तो इसलिए कंपनी बुक क्लोज करके रख देगा, बोलेगा कि नहीं भैया, हम लोग इस डेट तक जो जो बंदे आए हैं उन्हीं को हम लोग डिविडेंड देंगे। तो फिक्स करेगा रिकॉर्ड का डेट कि कब तक हम लोग रिकॉर्ड करेंगे और कब बुक क्लोजर होगा। क्या ये समझ में आ रहा है? ये क्लीन है ना। अब देखो, कंपनी फिक्सेस रिकॉर्ड डेट फॉर एलिजिबल शेयर होल्डर्स, वो कौन से शेयर होल्डर्स होंगे जो एलिजिबल होंगे, एंड अपडेट द रजिस्टर एंड गिव्स एक्सचेंज नोटिस पर कंप्लायंस स्टैंडर्ड। रजिस्टर को अपडेट कर देगा, बोलेगा कि इतना इतना जो शेयर होल्डर्स से उतना ही होगा, इससे ज्यादा नहीं। और यही बात जो है एक्सचेंज को नोटिस कर देगा। कौन सा एक्सचेंज? स्टॉक एक्सचेंज को नोटिस कर देगा। ठीक है, प्रायर टू एजीएम पेमेंट का डेट, मतलब जिस दिन पेमेंट करना है, ठीक है, डिविडेंड देना है, उससे पहले प्रायर टू एजीएम, याद रखना एजीएम से, क्योंकि एजीएम में तो डिक्लेयर हो जाएगा ना, सबको पता चल जाएगा, उससे पहले हम लोग ये बंद करके रख देंगे। ये सेक्शन 91 देखो, फेलियर कैन रिजल्ट इन इन्वेस्टर्स कंप्लेंट्स पेनल्टीज एज पर सेबी लिस्टिंग नॉर्म्स फॉर लिस्टेड कंपनीज, करेक्टिव डायरेक्शन लिया जाएगा। ठीक है, ये सेबी देखेगा, सेबी पेनल्टी लगाएगा तुम्हारे ऊपर। अब आ गया सीधा एजीएम का डेट। ठीक, शेयर होल्डर्स अप्रूवल एट एजीएम, शेयर होल्डर वोट करेगा एजीएम पे, या तो अप्रूव करेगा या तो रिड्यूस करेगा प्रोपोज्ड फाइनल डिविडेंड। अब अप्रूव एंड रिड्यूस का मतलब क्या होता है? अप्रूव मतलब या तो बोलेगा कि हाँ चलो ठीक है, डायरेक्टर्स ने जो भी रेट फिक्स किया वो फिक्स किया, उसी के ऊपर हम लोग डिविडेंड एक्सेप्ट करेंगे, या तो रिड्यूस करेंगे, क्योंकि मैंने तुमको बताया था कि डायरेक्टर्स जो है इंक्रीज नहीं कर सकते, डायरेक्टर्स जो है कभी भी इंक्रीज नहीं कर सकते, लेकिन हाँ डिक्रीज कर सकते हैं। तो डिक्रीज का मतलब क्या होता है? कम करना। तो वहीं पे डिक्रीज मतलब रिड्यूस एक ही चीज होता है। ठीक है, रिड्यूस करने के लिए कह सकते हैं डायरेक्ट शेयर होल्डर्स कि भैया नहीं, हम लोग चाहते हैं, हम लोग बहुत अच्छा इंसान, भला इंसान, हम लोग चाहते हैं कि थोड़ा आप लोग कम कर दो रेट को, तो कह सकते हैं, लेकिन ज्यादा बढ़ाने के लिए नहीं कह सकते। ठीक है, अब तुम्हारा रेजोल्यूशन पे रिकॉर्ड करके रख दो ये चीज, मिनट रिकॉर्ड होगा, मिनट। ठीक है, रेजोल्यूशन रिकॉर्डेड इन मिनट्स, जो भी रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? कंपनी के मीटिंग पे जो भी डिसीजन लिया गया वो मिनट बुक पे रिकॉर्ड करके रख देगा कि हाँ चलो इस रेट पे हम लोग डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे। एजीएम के डेट पे होगा ये सारा चीज। ये सेक्शन 123, इफ डिविडेंड इज पेड इन एक्सेस डायरेक्टर शेयर होल्डर्स मस्ट रिफंड, कंपनी कैन रिकवर एक्सेस पेड एज डेट। याद रखना, अगर कंपनी ने एक्सेस में डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, एक्सेस में, समझ में आ रहा है? जितना शेयर होल्डर ने अप्रूव किया उससे ज्यादा ही कर दिए, इससे ज्यादा तुम नहीं कर सकते। शेयर होल्डर ने बोला 2% और तुम लोग कर रहे हो 5%, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो एक्सेस में कर दिया तो जिसने किया, किसने किया? डायरेक्टर ने किया, उसी के पॉकेट से हम लोग निकालेंगे पैसा, एज अ डेट हम लोग मान के चलेंगे। ठीक है, फिर देखो, ये जो पूरा पैसा डिक्लेयर हो गया, जिस दिन डिक्लेयर हुआ, सुनो, एक बार डिविडेंड, ये तुम टैटू कर लो, एक बार डिविडेंड अगर डिक्लेयर करने के बारे में सोच लिया कंपनी और बोल दिया, मुंह से निकल गया कि डिविडेंड डिक्लेरेशन होगा, तो डिविडेंड डिक्लेयर करना ही होगा, इससे तुम पीछे नहीं हट सकते। ठीक है, अच्छा, डिविडेंड डिक्लेयर करोगे, पैसा कहाँ पे रखोगे? बैंक पे। हाँ, बैंक पे रखोगे, लेकिन सेपरेट अकाउंट करके। देखो, डिपॉजिट द डिविडेंड अमाउंट इन सेपरेट बैंक अकाउंट। अब ये क्यों? तुम कहोगे कि यार सर, जिस दिन डिक्लेयर करेंगे, जिस दिन हम लोग डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे उसी दिन सीधा कंपनी से पैसा भेज देंगे ना, तो ये भरोसा नहीं होता कंपनी के ऊपर, उस टाइम पे वो कंपनी दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। एक प्रोसीजर होता है, प्रॉपर प्रोसीजर होता है। तो कंपनी को खोलना होता है एक सेपरेट बैंक अकाउंट, जिसको कहा जाता है शेड्यूल बैंक अकाउंट। शेड्यूल बैंक में एक अकाउंट खोलना होता है, वहां पे उसको पूरा का पूरा जो भी डिविडेंड डिक्लेयर करेगा कंपनी, जो डिसाइड किया कंपनी ने, पूरा का पूरा अमाउंट जो है कंपनी को, पूरा का पूरा डिविडेंड का अमाउंट जो है वो ट्रांसफर करना होता है टू अ स्पेशल शेड्यूल बैंक अकाउंट। देखो, स्पेशल शेड्यूल बैंक अकाउंट, क्या ये समझ में आ रहा है? ये सिर्फ इसी पर्पस के लिए होगा कि ये डिविडेंड डिक्लेयर कर पाए। ठीक है, नॉट यूज्ड फॉर अदर पर्पसेस। ठीक है, टू सेफगार्ड शेयर होल्डर्स का फंड, बस यही याद रखना। अब विद इन 5 days ऑफ डिक्लेरेशन, अच्छा ये तुमको याद रखना होगा कि ये जो पैसा डिपॉजिट होगा शेड्यूल बैंक अकाउंट पे कंपनी द्वारा, कितने दिन के अंदर अंदर, जिस दिन तुम एजीएम पे डिक्लेयर कर दिए,
जिस दिन तुमने डिक्लेयर कर दिया। अब याद रखना कि एजीएम भी हो सकता है, इंटीरियम डिविडेंड भी हो सकता है। इंडियन डिविडेंड तो एजीएम में नहीं होता, तो कभी भी साल में किसी भी टाइम पे डिक्लेयर हो सकता है। जिस भी दिन डिक्लेयर किया तुमने, जिस भी दिन तुमने डिक्लेयर किया, उसके 5 दिन के अंदर अंदर, उसके 5 दिन के अंदर अंदर तुमको डिविडेंड का सारा पैसा एक शेड्यूल बैंक अकाउंट में घुसा के रखना होता है दोस्तों, सेक्शन 123 सबसेक्शन 4। ठीक, अब देखो कंपनी के ऊपर फाइन लगता है 1000 रुपए फॉर एवरी डे डिफॉल्ट कंटिन्यूस ऑफिसर। ऑफिसर जो इंचार्ज पे रहेगा उसका भी सेम तुम्हारा फाइन लगेगा 1000 एवरी डे, मतलब एवरी डे तुम्हारा 1000 करके कटेगा। ठीक है, जिस दिन, जब तक तुम पैसा शेड्यूल बैंक में ना रख रहे हो। ठीक है, अब देखो आगे देखो, डिस्पैच पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स। डिस्पैच क्या बताओ, फटाफट बताओ। डिस्पैच पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू शेयर होल्डर मतलब शेयर होल्डर का पैसा जो डिविडेंड है वो डिस्पैच कर दो। डिविडेंड पेड थ्रू ईसीएस डिमांड ड्राफ्ट चेक रिकॉर्डेड फॉर ऑडिट। अगर ईसीएस के थ्रू तुम लोग डिविडेंड पेमेंट कर रहे हो, डिमांड ड्राफ्ट चेक, ये फॉर्मेट है, इसके अलग अलग वेज में तुम डिविडेंड पेमेंट कर सकते हो, तो तुमको ये रिकॉर्ड रखना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ, मतलब ऑडिट करने के लिए, बाद में ऑडिट करना पड़ेगा ना। कंप्लीटेड विद इन 30 days टू इंश्योर नो अनड्यू डिले फॉर इन्वेस्टर्स। 30 दिन के अंदर अंदर तुमको डिविडेंड जो है वो डिक्लेयर, मतलब दे देना होता है। समझ में आ रहा है? अब 30 दिन कहां से काउंट होगा? विद इन द डे ऑफ डिक्लेरेशन, याद रखना, विद इन 30 days ऑफ डिक्लेरेशन। 30 days ऑफ डिक्लेरेशन, यहाँ पे ये 5 दिन भी आ जाता है, ये 5 दिन का कैलकुलेशन भी आ जाता है। मतलब 5 दिन के बाद जो है, यहाँ से अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो 25 days होता है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? विद इन 30 days ऑफ डिक्लेरेशन। तो किस दिन डिक्लेयर किए? इस दिन डिक्लेयर किए क्या? इस दिन डिक्लेयर किए? आंसर नहीं, डिक्लेरेशन तो यहाँ पे हुआ था, एजीएम पे हुआ था। अगर इंटरिम डिविडेंड है तो यहाँ पे इंटरिम डिविडेंड पे हुआ, टाइम पे हुआ होगा डिक्लेरेशन। जब भी डिक्लेरेशन हो रहा है वहां से 30 days के अंदर अंदर तुमको पेमेंट कर देना होता है, भेज देना होता है पूरा डिविडेंड अमाउंट, सेक्शन 127। अब देखना इस पे भारी तुम्हारा जो है लगता है पेनल्टी, अगर तुम ना कर पाए 30 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, इस पे बहुत फोकस करना है, एग्जामिनेशन में फेवरेट टॉपिक है। डायरेक्टर्स के ऊपर कितना लगेगा? ईच लायबल टू पेनल्टी ऑफ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% पर एनम। 18% पर एनम का इंटरेस्ट रेट लग जाएगा डायरेक्टर के ऊपर। इंप्रिजनमेंट भी हो सकता है, जेल भी हो सकता है 2 साल के लिए। फाइन लग सकता है अप टू 1000 पर डे, अप टू 1000 पर डे। क्या ये समझ में आ रहा है? ओके, अब देखो ट्रांसफर करो अनपेड अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट। ये क्या होता है अनपेड अनक्लेम्ड? पहला तो तुमने यहाँ पे क्या बताया, यहाँ पे तुमने क्या किया, यहां से लेकर यहां तक तुमने क्या किया? पेमेंट कर दिया। 30 दिन के अंदर अंदर करना था तुमको, तुमने कर दिया, 30 दिन के अंदर अंदर कर दिए पेमेंट। अगर नहीं किए तो ये तो फाइन लगेगा ही तुम्हारे ऊपर। ठीक है, अब सुनो, बात ये है कि अगर तुमने पेमेंट के लिए बोला, मतलब तुमने पेमेंट के लिए भेजा लेकिन कोई रिसीवर ही नहीं है, उस एंड पे कोई रिसीवर ही नहीं है, तो वो क्या है? उसको कहा जाता है अनपेड अनक्लेम्ड। किसी ने क्लेम ही नहीं किया डिविडेंड का अमाउंट, बस शेयर खरीद के भूल गया। ठीक है, तो क्या होता है? अनपेड अनक्लेम्ड पैसा रहता है, वो अनपेड अनक्लेम्ड पैसा रहता है। इसलिए हम लोग वो जो अनपेड या फिर अनक्लेम्ड पैसा है ना, इसको हम लोग एक अकाउंट में दोबारा से शिफ्ट करते हैं। अब ये अकाउंट में कहां से शिफ्ट हो रहा है बताओ? ये शिफ्ट हो रहा है तुम्हारा शेड्यूल बैंक अकाउंट से। पहले तो शेड्यूल बैंक अकाउंट में रखे थे ना 5 दिन के अंदर अंदर, यही से तुम देते थे सबको। अब यहां से पैसा निकल के जाएगा अनपेड अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट में। ये दूसरा अकाउंट है। ठीक है, अब देखो, अनपेड अनक्लेम्ड अमाउंट आफ्टर 30 days ट्रांसफर टू अ शेड्यूल्ड बैंक। फिर से तुम दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करोगे, जिस अकाउंट का नाम होगा अनपेड डिविडेंड अकाउंट फॉर रेगुलेटरी कंट्रोल एंड ट्रेसेबिलिटी। रेगुलेटरी कंट्रोल एंड ट्रेसेबिलिटी मतलब तुम ट्रेस कर पाओगे कितना पैसा हम लोग ना दे पाए, मतलब दे नहीं पाए हम लोग। ठीक है, और किसी ने क्लेम नहीं किया। क्यों नहीं दे पाए? क्योंकि किसी ने क्लेम नहीं किया, उसके एंड पे कोई बंदा था ही नहीं क्लेम करने के लिए। क्या है, समझ में आ रहा है? अब देखो, विद इन 7 days आफ्टर 30 days, मतलब जैसे ये 30 दिन कंप्लीट हुआ तुम रख दोगे, 30 दिन तक कहां पे रहेगा? शेड्यूल बैंक अकाउंट पे रहेगा। ठीक है, ये जो शेड्यूल बैंक अकाउंट है, ये डिविडेंड अमाउंट सेपरेट अकाउंट में रखोगे, ट्रांसफर टू स्पेशल शेड्यूल बैंक अकाउंट में रखोगे, यहाँ पे रहेगा। 30 दिन के अंदर अंदर यहाँ से तुमको दे देना होता है। कहाँ पे, किसको दे देना होता है? डिविडेंड होल्डर्स को, सॉरी क्या कहते हैं, शेयर होल्डर्स को दे देना होता है। ठीक है, अब जैसे तुमने शेयर होल्डर्स को दे दिया डिविडेंड,
ठीक है। और जो नहीं दे पाए वो कहाँ पे चला जाएगा, वो अनपेड अनक्लेम्ड अकाउंट पे चला जाएगा, ठीक है। इसका अकाउंट का नाम भी है अनपेड डिविडेंड अकाउंट, ठीक है। इसके अंदर चला जाएगा। अब कितने दिन के अंदर अंदर, कितने दिन के अंदर अंदर, 7 दिन के अंदर अंदर। 30 डेज यहाँ पे कंप्लीट हुआ, फिर तुम 7 दिन वेट करोगे। 7 दिन वेट नहीं करना है, मतलब 7 दिन के अंदर अंदर 30 डेज जैसे एग्जॉस्ट हो जाता है, तुम्हारे पास 7 दिन का समय है जब तुम शेड्यूल नॉर्मल शेड्यूल बैंक अकाउंट से पैसा निकाल के तुम रखोगे अनपेड डिविडेंड अकाउंट में, तुम पैसे को ट्रांसफर कर दोगे, ठीक है। क्या है, समझ में आ रहा है? सेक्शन 124 सबसेक्शन 1। अगर ये ना हो पाए, कंपनी के ऊपर इंटरेस्ट लगे एट द रेट ऑफ 12% पर एनम ऑन डिफॉल्टेड अमाउंट पेएबल टू शेयर होल्डर्स। ऑफिसर के ऊपर भी सेम लगेगा, ठीक है। 12% पर एनम का लगेगा कंपनी के ऊपर, याद रखना 12%, ठीक है। इस स्टेज पे आके अगर तुम ये ट्रांसफर नहीं कर पाए, यहां से पैसा निकाल के यहां पे नहीं डाल पाए, तो 12% लग जाएगा, ठीक। अब देखो, अब खत्म नहीं हुआ, अब बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है। देखो, डिस्क्लोजर एंड पब्लिकेशन ऑफ अनपेड डिविडेंड लिस्ट। अब देखो, तुमने जो भी डिविडेंड होल्डर है उसको तुमने डिविडेंड भेजा, कोई ऐसे भुलक्कर डिविडेंड होल्डर है जो डिविडेंड रिसीव ही नहीं कर पाया क्योंकि उसने क्लेम ही नहीं किया, तो उनका नाम, उनका जो लिस्ट बनाओ, एक कौन से वो बंदे हैं जिन्होंने डिविडेंड रिसीव नहीं किया, लिस्ट बनाओ। लिस्ट बना के तुमको पब्लिकली उसको तुम्हारे कंपनी के वेबसाइट के ऊपर चिपकाना होता है। अब देखो, कंपनी पब्लिकली लिस्ट अनपेड डिविडेंड रिकॉर्ड ऑन इट्स वेबसाइट, अपने कंपनी के वेबसाइट के ऊपर तुमको चिपकाना होता है, ठीक है, कि भैया ये है। कितने दिन के अंदर अंदर? विद इन 90 डेज ऑफ ट्रांसफर। 90 डेज कौन सा? ये जैसे तुमने यहाँ पे रख दिया ना अनपेड डिविडेंड, देखो अनपेड डिविडेंड अकाउंट में जैसे तुमने पैसा घुसा के रख दिए, यहां से 90 डेज के अंदर अंदर तुमको बनाना होता है पूरा लिस्ट, और इस लिस्ट में उनका नाम होगा जिन्होंने डिविडेंड क्लेम ही नहीं किया। सेक्शन 124 सबसेक्शन 2। कंपनी एंड ऑफिसर के ऊपर फाइन लगेगा अप टू 1 लाख और इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर, और बोथ लग सकता है। क्या ये समझ में आ रहा है? ओके, ये है पेनल्टी। फिर देखो, फिर तो तुम रख दिए, तुम तो नाम लिस्ट कर दिए वेबसाइट के ऊपर, अब तुम बैठे बैठे वेट करोगे। अगर किसी ने आ गया क्लेम करने तो तुम उसको दे दोगे वापस, अगर नहीं आया तो क्या करोगे? ट्रांसफर टू आईपीएफ फंड, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड होता है। ये क्या होता है बताओ? इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड होता है। क्या होता है? इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड होता है। ये इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड होता है, यहां पे तुमको ट्रांसफर कर देना होता है। क्या ये तुमको समझ में आ रहा है? हाँ जी। कब करेंगे सर? अमाउंट रिमेन्स अनपेड अनक्लेम्ड फॉर 7 years प्लस कॉरेस्पॉन्डिंग शेयर्स ट्रांसफर टू आईपीएफ इनेबलिंग राइटफुल क्लेम टू रिकवर फंड्स। देखो, 7 साल तक वो कहां पे रहेगा? अनपेड अनक्लेम्ड अकाउंट में रहेगा, यहां पे, ये यहां पे रहेगा, ठीक है, इस अकाउंट पे रहेगा 7 साल तक। अब फिर से पढ़ो, अमाउंट रिमेनिंग अनपेड अनक्लेम्ड फॉर कितने साल? 7 साल। 7 साल हो चुका, अभी भी कोई नहीं आया। अब फाइनली पैसा को ट्रांसफर कर दो, प्लस कॉरेस्पॉन्डिंग शेयर्स ट्रांसफर कर दो, ट्रांसफर टू आईपीएफ इनेबलिंग राइटफुल क्लेम टू रिकवर फंड, आईपीएफ अकाउंट में चला जाएगा, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड। अब बहुत सारे लोग पूछते कि सर क्या हम लोग 7 साल बाद भी आईपीएफ अकाउंट से पैसा, मतलब अपना जो डिविडेंड है वो हम लोग क्लेम कर सकते हैं? आंसर है यस, तुम कर सकते हो वहां से भी क्लेम, ठीक है। अब देखो, आफ्टर 7 years इन अनपेड अकाउंट, 7 साल रहेगा अनपेड अकाउंट में, उसके बाद ये ट्रांसफर हो जाएगा आईपीएफ में, ठीक है। कंपनी के ऊपर फाइन लगेगा 1 लाख से लेकर 10 लाख तक, ऑफिसर के ऊपर फाइन लगेगा, इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years, और फाइन 25,000 to 5 लाख और बोथ, ठीक है। ये तुमको रीड कर लेना है। अच्छा, फिर फाइनली रिपोर्टिंग रजिस्टर एंड कंप्लायंस, ऑल स्टैट्यूटरी रजिस्टर्स को अपडेट करना है, फिनेंशियल स्टेटमेंट को अपडेट करना है, डिस्क्लोज करना है कि ये बात हुआ था और इतना इतना पैसा हम लोगों ने आईपीएफ में डाल रखा है, क्योंकि कोई आया ही नहीं क्लेम करने के लिए, ठीक है। ऑनगोइंग एनुअल जो भी तुम्हारा रेगुलेशंस है पूरा तुमको फॉलो करना होता है। एनी डिले फेलियर पेनल्टीज लगेगा एज अबव, इन केस ऑफ फ्रॉड सेक्शन 447 लग जाएगा, मतलब ऊपर में कोई भी अगर तुमने डिले वगैरह किया, फेलियर अगर किया तो फ्रॉड लग जाएगा 447 तुम सेक्शन पढ़ लेना बाद में, ठीक है। अच्छा, इस पे खत्म हो जाता है। अब देखो
अब देखो एक चीज समझो, ये आईपीएफ अकाउंट में घुसा के क्या करेंगे? नाम सुनो, इन्वेस्टर का, एजुकेशन का, प्रोटेक्शन का फंड। टाइम टू टाइम ऐसे बहुत सारे वर्कशॉप वगैरह क्रिएट किया जाता है बाय स्टॉक मार्केट, बाय सेबी, जिससे इन्वेस्टर्स को अवेयर कर दिया जाए कि क्या होता है स्टॉक मार्केट, क्या होता है इन्वेस्टमेंट, क्या होता है ये वो। तो उस पर खर्चा लगता है, तो यही से पैसा निकाल के वो लोग खर्चा करते हैं। क्या ये समझ में आ रहा है? क्योंकि इतना टाइम बाद तो कोई आता भी नहीं है वैसे भी, और सब पैसा एक साथ थोड़ी ना इन्वेस्ट करेंगे, मतलब डालेंगे, एक्सपेंस करेंगे। तो आईपीएफ अकाउंट में वैसे भी रहता है, और बाद में आके कोई भी जो भी एलिजिबल रहेगा वो आके यहाँ से भी पैसा मांग सकता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये टाइमलाइन तुम्हारा हो चुका है, टाइमलाइन तुम्हारा पूरा हो चुका है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे खत्म हो जाता है। बहुत ब्यूटीफुली समझा दिया दोस्तों, 1% का डाउट नहीं रहेगा तुम्हारे दिमाग में। और मैं फिर से बता दूं, एग्जामिनेशन में 90% डिविडेंड के केस पे जो कोई क्वेश्चंस बनेगा ना, यही से बनेगा। अब ये क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, कोई भी एक वाला पोर्शन पकड़ के वो लोग यहाँ से क्वेश्चन बना दे सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बना दे सकते हैं। इसलिए तुमको एक साथ पढ़ना है, ये एक साथ पढ़ना है, हमेशा याद रखना। क्वेश्चंस यहाँ से बना के सीधा तुमको पूरा प्रोसेस कभी भी पूछा नहीं जाता, ठीक है। लेकिन अगर पूछ लिए तो तुम ये पूरा लिख के आ जाना, भैया हैवी मार्क्स मिलने वाला है। इसी प्रकार से तुम ड्राफ्ट करके आ सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है इसमें। क्या ये समझ में आ रहा है तुमको? कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत ही ज्यादा बवाल हो गया सर। अच्छा, फिर मैं तुमको एक चीज बताता हूं। यहाँ पे जो डिविडेंड मैंने चैप्टर में यहाँ पे मैंने लिखवा रखा है ना, ये वही है जो मैंने तुमको अभी सिखाया रखा है, पूरा का पूरा सिखा दिया। थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो तुमको मैं सिखाऊंगा, वो यहीं से करवा दूंगा। नेक्स्ट क्लास करेंगे, नेक्स्ट क्लास में ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करके तुम्हारे हाथ में दे दूंगा मैं। क्या ये समझ में आ रहा है? और जितना मैंने करवाया है, अगर तुम ये क्लास भी प्रॉपरली कर लोगे, अगर ये वाला क्लास भी तुमने प्रॉपरली कर लिया, तुम एग्जामिनेशन में बैठने के लिए काबिल हो। क्या ये समझ में आ रहा है? आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी गाइस, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।